जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेस करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी। मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। नमस्कार दोस्तों, बिहार के सामान्य ज्ञान के दूसरे वीडियो में आपका स्वागत है। हम लोग कर रहे हैं बिहार पीसेस के लिए बिहार की स्पेशल जीके। ठीक है, आपने पहला लेक्चर आई होप अच्छे से पढ़ लिया है, सारा उसका डाटा लर्न कर लिया है, मैप अच्छे से देख लिया है। ठीक है, तो अब हम लोग बढ़ते हैं सेकेंड लेक्चर पे। मतलब सेकेंड नहीं, ये तीसरा लेक्चर होगा दोस्तों। ठीक है, थर्ड लेक्चर पे चलते हैं हम लोग। तो अपने थर्ड लेक्चर की शुरुआत आज कहाँ से होनी है? आज होनी अपने को पढ़ना है हर्यक वंश। ठीक है, तो चलिए हर्यक वंश की शुरुआत करते हैं। आपने एंशिएंट हिस्ट्री में भी हर्यक वंश पढ़े होंगे। हर्यक वंश के बस 3 राजा आपको पढ़ने हैं, एक बिंबिसार, ठीक है, बिंबिसार, फिर उसका पुत्र अजातशत्रु और फिर उदयन। बस ये 3 राजाओं के बारे में आपको हर्यक वंश में पढ़ना है। तो चलिए पढ़ लेते हैं। पढ़ा ही हुआ होगा प्राचीन भारत के इतिहास में आपने। तो मगध और बिहार शब्द का प्रथम उल्लेख अथर्ववेद में हुआ है, ये हम लोग ने कल के लेक्चर में पढ़ा था। और भारत का जो प्रथम साम्राज्य मगध साम्राज्य को माना जाता है। मतलब भारत का जो प्रथम साम्राज्य वो किसको मानते हैं? मगध को ही मानते हैं। और इसका संस्थापक हर्यक वंश के बिंबिसार को जाता है। ठीक है, कि हर्यक वंश का बिंबिसार था। पौराणिक कथाओं में बृहद्रथ के बारे में भी है, जिसमें भीम और जरासंध का युद्ध दिखाया। बिंबिसार की बात करें तो 544 से 492 ईसा पूर्व। कब? 544 से 492 ईसा पूर्व। समय इतना इंपॉर्टेंट नहीं, बस आइडिया ले लो। 5th से 4th सेंचुरी BC की बात कर रहे हैं। बौद्ध ग्रंथ महावंश की बात अगर देखें, बौद्ध ग्रंथ महावंश के अनुसार हर्यक वंश का जो संस्थापक था बिंबिसार, 15 वर्ष की आयु में गद्दी पे बैठा था। बिंबिसार 15 वर्ष की आयु में। ये कहाँ लिखा है? जो बौद्ध ग्रंथ है महावंश, उसमें। अब इसके नेतृत्व में मगध साम्राज्य का विस्तार आरंभ हुआ और इसने अपनी राजधानी जो है राजगृह को बनाया। किसको? राजगृह। बिंबिसार ने अपनी राजधानी क्या बनाई? राजगृह। बाद में उदयन पाटलिपुत्र करेगा। 52 वर्षों तक इसने शासन किया और राजगृह का नियोजन वास्तुकार महागोविंद ने किया था। जो नियोजन वास्तुकार है वो कौन है? महागोविंद। फिर इसका पुत्र अजातशत्रु 493 से 461 ईसा पूर्व बनता है। अजातशत्रु अपने पिता बिंबिसार की भांति साम्राज्यवादी प्रकृति का शासक था। जैन धर्म का अनुयायी था। आपको ये याद रखना है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़। अजातशत्रु किसका अनुयायी था? जैन धर्म का। और इसका उपनाम जो था वो कुनिक था। अजातशत्रु का उपनाम क्या था? कुनिक था। और इसके शासनकाल में 3 महत्वपूर्ण विद्रोह हुए हैं, जिसके परिणाम स्वरूप अजातशत्रु ने वो तीनों ही जीते हैं। ठीक है, याद रहेगा। जैन धर्म का है, कुनिक है, बिंबिसार का पुत्र है। उसके बाद अब उदयन आता है 461 से 444 ईसा पूर्व। और उदयन जो होता है अजातशत्रु की हत्या कर देता है। ठीक है, अजातशत्रु की हत्या कर देगा। और उदयन जो होता है अजातशत्रु के शासनकाल में चंपा जो राज्य था, चंपा का राज्यपाल भी होता है। अब उसकी हत्या करके गंगा और सोन नदी के संगम पर पाटलिपुत्र नगर को बसाता है और मगध की राजधानी राजगृह से हटा के पाटलिपुत्र कर देता है। ये आपको 3-4 चीज़ें याद रखनी। चंपा का गवर्नर होता है, मतलब राज्यपाल होता है, अजातशत्रु की हत्या करता है और पाटलिपुत्र की स्थापना करता है, राजधानी बदल लेता है अपनी। ठीक है, और पाटलिपुत्र में ही जैन चैत्याग्रह का भी निर्माण करता है। देखो, एक चैत्याज होते हैं, एक विहाराज होते हैं। चैत्या में जहाँ पूजा पाठ होती थी, तो जैन लोग जहाँ पूजा करते थे, विहाराज में रहते थे। अब अवंती के राजा पोलक ने उदयन की हत्या कर दी और फिर उसके बाद काशी के जो अमात्य थे शिशुनाग, उसने हर्यक वंश का अंतिम जो शासक था नागदशक, उसकी हत्या कर देता है। तो हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था भैया? हर्यक वंश का अंतिम शासक नागदशक था, जिसकी हत्या करी शिशुनाग ने और स्थापना करी किसकी? शिशुनाग वंश की। ठीक है, नागदशक को पुराण में दर्शक भी कहा गया है। क्या कहा गया है? दर्शक कहा गया है। अब आ गया भैया हर्यक वंश के बाद शिशुनाग वंश, जो कि 412 से 445 ईस्वी पूर्व तक रहेगा। कौन? शिशुनाग वंश। काशी का जो राज्यपाल था शिशुनाग, वो मगध का राजा बनता है। अब इसने मगध की जो राजधानी वो पाटलिपुत्र से वैशाली स्थानांतरित की। ये आपको लाइन याद रखनी है। तो पहले थी राजगृह, उदयन ने पाटलिपुत्र करी, वापस से शिशुनाग ने कहाँ कर दी? वैशाली कर दी पाटलिपुत्र से। ठीक है, अब शिशुनाग ने वत्स, अवंती, कौशाम्बी पर विजय प्राप्त करी और 394 ईसा पूर्व में शिशुनाग की मृत्यु के पश्चात उसका जो पुत्र था कर्ण, मगध की गद्दी पर बैठता है कर्ण। ठीक है, अब मगध की राजधानी कर्ण जो है वापस से पाटलिपुत्र को बना देता है। मगध की राजधानी पुनः पाटलिपुत्र ले आता है। वैशाली में कौन करता है? शिशुनाग। कर्ण वापस ले आता है। अब शिशुनाग वंश का जो सर्वश्रेष्ठ शासक है वो कालाशोक को माना जाता है। इसके शासनकाल में आपको पता होगा वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति का भी आयोजन हुआ था 383 ईसा पूर्व में। ठीक है, और नंदीवर्धन शिशुनाग वंश का अंतिम शासक था। तो ऐसे शॉर्ट नोट्स में आप क्या कर सकते हो? ऐसे लिखा आपने शिशुनाग वंश। ठीक है, प्रथम शासक लिखा शिशुनाग, जिसने राजधानी
पाटलिपुत्र से वैशाली कर दी, ऐसे बनाया आपने। फिर वापस से पाटलिपुत्र किसने कर दी वैशाली से, उसका जो दूसरा मतलब पुत्र था जो उसका, उसने वापस उसमें कर दी, कौन, कर्ण ने। और शिशुनाग वंश का सर्वश्रेष्ठ शासक कालाशोक है और अंतिम शासक नंदीवर्मन है। ठीक है, ऐसे छोटे छोटे चीज़ों में, मतलब कहने का इतना बड़ा भी आप छोटे से फॉर्म में कर सकते हो, शॉर्ट नोट्स बनाने का तरीका होता है। ठीक है, तो आगे बढ़े। अब शिशुनाग वंश के बाद भैया नंद वंश आ जाता है 345 से 321 ईसा पूर्व, कौन, नंद वंश। अब इसी के बाद जब आखिरी रूलर धनानंद को हरा के मौर्याज आ जाएंगे। अब नंद वंश जो है, इसकी जो फाउंडर है मतलब महापद्मानंद ने शिशुनाग वंश का अंत कर मगध साम्राज्य पर अधिकार करके नंद वंश की स्थापना करते हैं, कौन, महापद्मानंद। और नंद वंश के समय मगध की जो शक्ति होती है बहुत ऊपर होती है, मतलब काफ़ी ज़्यादा पावरफुल रूलर होते हैं जितने भी नंदाज होते हैं। अब इसी वंश के अधीन नंद एवं उसके 8 पुत्रों ने शासन किया। इस वंश का जो सर्वश्रेष्ठ शासक है वो महापद्मानंद, और जो धनानंद था वो रहता है। महापद्मानंद को कली का अंश कहते थे, क्या कहते थे, कली का अंश, सर्वोच्च तांत्रक, दूसरे परशुराम का अवतार, भार्गव और एकराट, ये सब नाम थे, कई उपनाम थे किसके, महापद्मानंद के। ठीक है, याद रखिएगा। और फिर मौर्याज आ जाते हैं 321 से 185 ईसा पूर्व, काफ़ी लंबे समय तक ये भी रहेंगे। नंद वंश का जो अंतिम सम्राट है वो धनानंद को हटाता है चंद्रगुप्त मौर्य चाणक्य की मदद से, और इस वंश में चंद्रगुप्त मौर्य तथा अशोक सबसे शक्तिशाली शासक है, ये आपने इतिहास में पढ़ा होगा। थोड़ी सी जारी चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में देख लेते हैं। मौर्य साम्राज्य का जो संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य है। अब इसके जन्म और जाति के बारे में काफ़ी विवाद है, कई लोग इसको भाई कुछ ब्राह्मण मानते हैं, कई लोग क्षत्रिय मानते हैं, कई लोग कुछ मानते हैं, विद्वानों मतभेद बहुत चलता है। ब्राह्मण ग्रंथ जो है विष्णु पुराण, कौन सा, विष्णु पुराण, और मुद्रा राक्षस, इसके अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य शूद्र था भैया। जबकि स्नूपर के अनुसार अगर देखें तो वह पारसिक था, कौन था, पारसिक था। और जैन और बौद्ध ग्रंथ जो है इसे क्षत्रिय कहते हैं, तो मतलब इसकी कास्ट को लेकर काफ़ी ज़्यादा विवाद चल रहा है। चंद्रगुप्त मौर्य को एंड्रोकोतस ये सब नामों से भी जाना जाता था। ठीक है, और कौटिल्य यानी चाणक्य की सहायता से चंद्रगुप्त ने सर्वप्रथम उत्तर पश्चिम के जो राज्य पंजाब और सिंध को विजित किए। इसके बाद मगध साम्राज्य पर विजय प्राप्त की, और सिकंदर की मृत्यु के पश्चात सेल्यूकस जो था बेबीलोन का राजा बनता है, सेल्यूकस। भारत विजय को ध्यान रखते हुए काबुल के मार्ग से होते हुए सिंधु नदी की ओर बढ़ा, जहां उसका सामना की सेना से हुआ, किसकी सेना से हुआ, चंद्रगुप्त मौर्य की सेना से हुआ, लिख लेना, चंद्रगुप्त मौर्य की सेना से। अब इस युद्ध में सेल्यूकस पराजित होता है, उसने 303 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य से फिर संधि भी कर लेता है। बाद में अपनी पुत्री की शादी भी करेगा चंद्रगुप्त मौर्य इससे। सेल्यूकस फिर अपनी पुत्री मतलब सेल्यूकस अपनी पुत्री जो थी हेलेना, उसका विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से करता है। सेल्यूकस जो था अपनी पुत्री का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से कर देता है, और दहेज के रूप में हेरात, कंधार, मकरान तट और काबुल ये सब दे देता है दोस्तों। ठीक है, मैट्रिमोनियल अलायंस बन गया, तो अब रिश्तेदारों में कहाँ लड़ाई होगी, चंद्रगुप्त मौर्य इसकी रक्षा करेंगे। अब इसके बदले में चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को 500 हाथी भी बेचता है उपहार के तौर पर। सेल्यूकस ने मेगास्थनीज नामक एक राजदूत चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भी भेजता है, जो मेगास्थनीज इंडिका लिखता है बाद में चंद्रगुप्त मौर्य के शासन के बारे में, उस टाइम कैसा एडमिनिस्ट्रेशन रहता है, समाज कैसा रहता है, ये सब इंडिका में लिखा था। 7 भागों में सोसाइटी को डिवाइड भी करा था इंडिका में। चंद्रगुप्त मौर्य को भारत का मुक्तिदाता कहा जाता है, और शासन के अंतिम वर्ष में वह अपना सिंहासन त्याग कर भद्रबाहु के साथ श्रवणबेलगोला जो कि मैसूर में था, चंद्रगिरी पर्वत पर तपस्या करने चला गया, और वहाँ संलेखना विधि द्वारा, संलेखना मतलब जब तक प्राण न चले जाए भूखे रहो, अपने प्राण त्याग देता है। ठीक है, अब फिर आता भैया बिंदुसार, इसका पुत्र जो होता है बिंदुसार 298 से 273 ईसा पूर्व, इसको अमित्र घात भी कहते थे, है ना, अमित्र चेतस या मित्रोघात। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु के बाद जो उसका पुत्र है बिंदुसार वो शासन पर बैठता है, और यूनानियों ने इसे क्या कहा, अमित्रोचेतस, क्या कहा, अमित्रचेतस या अमित्र घात भी कहते हैं। इसका मतलब क्या है, शत्रुओं का नाश करने वाला, अमित्र घात मतलब शत्रुओं का नाश करने वाला। इसका एक और नाम था सिंहसेन, नाम से भी इसको जानते हैं, किस नाम से, सिंहसेन। ठीक है, अब सबसे शक्तिशाली भैया चंद्रगुप्त मौर्य के बाद जो कोई था वो था अशोक। ठीक है, अशोक। बिंदुसार का उत्तराधिकारी अशोक महान हुआ, जो कि 273 ईसा पूर्व में मगध की गद्दी पर बैठता है। कलिंग के बाद से उसके जीवन में सबसे ज़्यादा परिवर्तन होता है, कलिंग का युद्ध 261 BC में होगा अभी। अब सिंगली साहित्य के अनुसार अगर देखें तो अशोक अपने 99 भाइयों की हत्या करके सम्राट बना है, ये सिंगली साहित्य में लिखा है कि 99 भाइयों को मार के सम्राट बनता है, लेकिन इसमें थोड़ा मतभेद भी है क्योंकि इसके साक्ष्य नहीं मिलते हैं। अशोक का अपने भाइयों के साथ संघर्ष हुआ जो 4 वर्षों तक चलता है, क्योंकि अशोक 273 ईसा पूर्व में शासक नियुक्त हुआ, और 4 वर्ष बाद 269 में उसका राज्याभिषेक होता है। तो ऐसा माना जाता है कि 4 वर्ष तक इनके भाइयों में काफ़ी गद्दी को लेकर संघर्ष भी चला है। नेपाली साहित्य के अनुसार अगर देखें तो शासक बनने से पहले अशोक जो था वो तक्षशिला का गवर्नर था, ये याद रखना। अशोक कहाँ का गवर्नर था, तक्षशिला का, जब वो शासक नहीं बना था।
और श्रीलंका साहित्य के अनुसार वह उज्जैन का गवर्नर था। तो श्रीलंका साहित्य मानता है कि उज्जैन का गवर्नर था और आपका नेपाल साहित्य मानता है कि वो तक्षशिला का गवर्नर था। तो इसमें थोड़ा सा अभी कॉन्फ्लिक्ट चलता है। अब अशोक को प्रारंभ में चंडाशोक या कामाशोक भी कहा गया है। क्या कहा गया? चंडाशोक या कामाशोक। अशोक नाम का उल्लेख उसके 4 अभिलेखों से मिलता है। अशोक, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बता रहा हूँ कि अशोक नाम का उल्लेख कौन कौन से अभिलेख से मिलता है। एक मास्की, गुर्जरा, नेतूर, उडेगोलम। ठीक है, कौन कौन से? मास्की, गुर्जरा, नेतूर, उडेगोलम। ठीक है, मास्की, गुर्जरा, नेतूर, उडेगोलम यहाँ से मिलता है। भब्रू अभिलेख में उसे प्रियदर्शी कहा गया। भब्रू अभिलेख में क्या कहा गया? प्रियदर्शी। और मास्की में अशोक और बुद्ध शाक्य कहा गया। ये भाई प्लीज़ ये वाला पॉइंट ज़रूर याद रखना कि अशोक को भब्रू अभिलेख में क्या कहा गया? प्रियदर्शी। मास्की अभिलेख में क्या कहा गया है? अशोक और बुद्ध शाक्य। ठीक है, और अशोक नाम 4 अभिलेख से मिलता है। मास्की, गुर्जरा, नेतूर, उडेगोलम। मास्की, गुर्जरा, नेतूर, उडेगोलम। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है फिर शुंग वंश की। भैया शुंग वंश की स्थापना कौन करता है? पुष्यमित्र शुंग करेगा, जो अंतिम जो रूलर रहेगा भैया मौर्य वंश का, वृहद्रथ, उसको मार के। तो शुंग वंश की स्थापना 185 ईसा पूर्व में पुष्यमित्र शुंग करता है, जो कि इन्हीं का मंत्री होता है। अंतिम शासक वृहद्रथ को मार देता है। और शुंग वंश की जानकारी हमें धनदेव का जो अयोध्या लेख है, धनदेव का अयोध्या लेख, वेशनगर का गरुण स्तंभ लेख, धनदेव का अयोध्या लेख, वेशनगर का गरुण स्तंभ लेख, और कालिदास का मालविकिग्ना मित्रम, कालिदास का मालविकिग्ना मित्रम, और पतंजलि के महाभाष्य इससे मिलती है। तो काफ़ी जानकारियाँ हमें इसके सोर्सेज देते हैं, कहाँ कहाँ से? धनदेव का अयोध्या लेख, वेशनगर का गरुण स्तंभ लेख, कालिदास का मालविकिग्ना मित्रम और पतंजलि के महाभाष्य से मिलती है इसकी जानकारी। ठीक है, अब फिर पुष्यमित्र शुंग ने मगध साम्राज्य पर अपना अधिकार जमा कर, जहां एक ओर यवनों के आक्रमण से देश की रक्षा की, यवन के आक्रमण भी हो रहे थे उस टाइम, वहीं दूसरी ओर देश में शांति व्यवस्था की स्थापना करके वैदिक धर्म और आदर्शों को पुनः प्रतिस्थापित किया। मतलब ये जो था, ये ब्राह्मण राजा था, इसने बौद्धों का बहुत नरसंहार करा, वापस से ब्राह्मणिज्म को फैलाया। इसी कारण उसका काल वैदिक प्रक्रिया अथवा वैदिक पुनर्जागरण का काल भी कहा जाता है। अब पुष्यमित्र शुंग ने विदर्भ एवं यवनों के साथ युद्ध किया है, विदर्भ और यवनों के साथ, जिसमें उसे विजय भी मिली है विदर्भ और यवनों के साथ। पुष्यमित्र शुंग की मृत्यु के बाद जो है उसका पुत्र अग्निमित्र, कौन? अग्निमित्र शुंग, वो राजा बनता है। अब उसने 8 वर्ष तक ही शासन करेगा। ये सब नहीं याद रखो, बस याद रखो पुष्यमित्र शुंग के बाद अग्निमित्र शुंग आता है, और ये लोग ब्राह्मण रूलर होते हैं। अग्निमित्र जो है वो कालिदास का नाटक मालविकिग्ना मित्र जो है उसका नायक यही है, अग्निमित्र, शुंग वंश का जो राजा का पुत्र था। ठीक है, मतलब पुष्यमित्र शुंग का बेटा अग्निमित्र। शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था? देवभूति। ये जरूर याद रखना, अंतिम शासक कौन है? देवभूति। अब इसकी हत्या जो है वासुमित्र कर देगा। कौन कर देगा? वासुमित्र। और शुंग वंश का साम्राज्य हिमालय से लेकर दक्षिण में बरार तक और पश्चिम में पंजाब से लेकर पूर्व में मगध तक फैला हुआ था। मैप दिखाता हूँ आपको, ये दिख रहा है आपको, ये देखिए, ये शुंगास का था शासन पूरा, है ना। मौर्यास का क्या था? ये पूरा मौर्यास ने यहाँ तक कब्जा कर रखा था, मतलब बहुत बड़ा शासन था मौर्यास का। शुंगास का काफ़ी कम हो गया उसके बाद, ठीक है, क्योंकि यवनों ने काफ़ी आक्रमण करा। फिर जो है साम्राज्य की राजधानी इसकी पाटलिपुत्र थी और शासन की सहायता के लिए मंत्रिपरिषद भी बनाई इसने। इसी समय ग्राम शासन की सबसे छोटी इकाई थी। इसके समय में जो शासन की सबसे छोटी इकाई थी ग्राम। 84,000 बुद्ध स्तूपों को नष्ट किया था इसने, पुष्यमित्र शुंग ने। लेकिन सांची, भरूच और बोधगया के बौद्ध स्तूपों को और भव्य बनवा दिया था। बाकी जितने थे वो सबको तोड़ दिया था। शुंग वंश के शासनकाल में स्वर्ण मुद्रा को कनिष्क, दिनार, सुवर्ण, स्वर्ण मासिक, क्या क्या, कनिष्क, दिनार, सुवर्ण, स्वर्ण मासिक, ये सब कहा जाता था। तांबे के सिक्के जो है करशापाण, कौन से? करशापाण कहलाते थे तांबे के सिक्के, करशापाण। चांदी के सिक्के के लिए पुराण अथवा धारण शब्द का उल्लेख मिलता है, पुराण और धारण। अब इसी समय समाज में भगवत धर्म का उदय हुआ और इस काल में लौकिक संस्कृत के पुनरुत्थान में महर्षि पतंजलि का भी योगदान मिलता है, जिन्होंने महाभाष्य लिखा है। पता होगा आपको पतंजलि ने क्या लिखा? महाभाष्य। शुंगकालीन वास्तुशिल्प के उत्कृष्ट नमूने बोधगया से भी प्राप्त होते हैं। बोधगया के विशाल मंदिर के चारों ओर एक छोटी पाषाण वेदिका मिली है, छोटी पाषाण वेदिका मिली है, जिसका निर्माण शुंग काल में हुआ था। ठीक है, किसके काल में हुआ था? शुंग काल में। तो ये था दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी है। अब प्राचीन काल की विभिन्न घटनाएं और कुछ इंपॉर्टेंट तिथियां देखनी है जो एग्जाम में कई बार पूछता है, आपको याद रखनी है। ठीक है, तो जैसे हड़प्पा सभ्यता का काल ये 2300 से 1750 ईसा पूर्व रहता है। तो मोटा मोटा आपको आइडिया होना चाहिए, एग्जैक्ट तो नहीं भी रहेगा तो भी काम बन जाएगा। ठीक है, कुछ चीज़ों में जो एग्जैक्ट चाहिए वो मैं बता दूंगा। फिर ऋग्वैदिक काल आता है जो 1500 से 1000 ईसा पूर्व रहता है। ठीक है, ये पूरी क्रोनोलॉजी है जो आपको याद रखनी है। फिर आर्य संस्कृति गंगा घाटी में विस्तार 1000 से 600 ईसा पूर्व। फिर शतपथ ब्राह्मण में गंडक के मैदानी क्षेत्र में आर्यों के बसने का उल्लेख मिलता है 800 ईसा पूर्व में। फिर द्वितीय नगरीकरण मतलब 16 महाजनपद का काल आता है 600 से 500 ईसा पूर्व। फिर महात्मा बुद्ध जो है उनका जीवन काल है
563 से 483 ईसा पूर्व। मगध नरेश बिंबिसार का शासनकाल अभी हम लोग ने देखा 544 से 492। उसी बीच में फिर महावीर स्वामी का भी जीवन काल चलता है, जन्म होता है। और फिर 500 ईसा पूर्व में वैशाली में प्रथम गणराज्य की स्थापना होती है। 492 से 460 ईसा पूर्व में देखें अगर तो अजातशत्रु का मगध पर राज और वैशाली पर विजय। 490 ईसा पूर्व में अजातशत्रु द्वारा फिर पाटिलग्राम की स्थापना होती है। पाटिलग्राम है वो उदयन करेगा पाटलिपुत्र की। 483 ईसा पूर्व राजगिरी की सप्तपर्णी गुफा में पहली बौद्ध संगीति का आयोजन होता है। 483 ईसा पूर्व, ये याद रखना पड़ेगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फिर 460 से 444 मगध में उदयभद्र उदयन का शासनकाल चलता है और फिर उदयन जो है पाटलिपुत्र को राजधानी बनाता है 455 में। फिर 413 से 344 ईसा पूर्व शिशुनाग वंश आ जाता है। और फिर 383 इंपॉर्टेंट डेट है द्वितीय बौद्ध संगीति की, जो कि कालाशोक के शासनकाल में वैशाली में होती है। फिर 344 में महापद्मानंद द्वारा नंद वंश की स्थापना होगी। 322 में फिर चंद्रगुप्त मौर्य का शासन आ जाएगा धनानंद को हरा के, और 322 से 298 तक चलता है चंद्रगुप्त मौर्य का शासन। अब इसी बीच में मेगास्थनीस का पाटलिपुत्र में आगमन होता है 315 में, जो कि इंडिका पुस्तक लिखता है। और फिर 298 से 272 बिंदुसार का शासनकाल रहेगा। तो ये पूरी क्रोनोलॉजी है, हो गई। आपको क्रोनोलॉजी याद रखनी तो आपको सही रहेगा हर चीज़, ये सब क्रोनोलॉजी में दिया हुआ है। फिर 272 से 232 ईसा पूर्व अशोक का शासनकाल रहता है। कलिंग की विजय आपको याद रखनी 261 ईसा पूर्व, ये डेट इंपॉर्टेंट है, कलिंग विजय। और अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लेता है। 249 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में तीसरी बौद्ध संगीति का आयोजन होता है अशोक द्वारा, ठीक है। 185 पुष्यमित्र सुंग फिर शासन करता है वृहद्रथ की हत्या करके, और मौर्य वंश का अंत हो जाता है। 185 से 72 ईसा पूर्व सुंग वंश का शासनकाल चलता है, और वहीं 72 से 27 ईसा पूर्व में फिर कर्ण वंश आ जाता है, वासुदेव कर्ण जो आता है फिर देवभूति को मार के अंतिम सुंगा रूलर। 319 से 335 मगध में चंद्रगुप्त वन का शासन, गुप्त साम्राज्य का उत्कर्ष होता है ना, गुप्ता पीरियड आगे। 319 ईस्वी में फिर गुप्त संवत का आरंभ होता है, ये आपको समय याद रखना है, इतिहास में पढ़ा होगा आपने, गुप्त संवत 319। और 335 से 375 समुद्रगुप्त का शासनकाल और साम्राज्य विजय का प्रारंभ। तो समुद्रगुप्त 335 से 75। और फिर उसके बाद चंद्रगुप्त द्वितीय आ जाता है, जिसको विक्रमादित्य कहते हैं, उसका शासनकाल चलता है, जिसको सांस्कृतिक प्रगति के कारण स्वर्ण युग भी कहा जाता है। अब 405 से 411 ईस्वी में चीनी यात्री जो फाहियान है वो भ्रमण करने आता है, यानी सब विक्रमादित्य द्वितीय के शासनकाल में ही आता है, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में फाहियान। 414 से 455 कुमारगुप्त वन का शासनकाल आ जाता है, नालंदा बिहार की स्थापना होती है कुमारगुप्त वन के द्वारा। फिर 455 से 467 में समुद्रगुप्त की जगह मतलब कुमारगुप्त के बाद स्कंदगुप्त आता है, जो कि हूणों का आक्रमण करता है, हूणों पर स्कंदगुप्त। और 467 से 494 ईस्वी में बुद्धगुप्त का शासनकाल, गुप्त साम्राज्य का पतन प्रारंभ हो जाता है। 500 ईसा पूर्व मगध क्षेत्रों पर हूणों का आक्रमण हो जाता है, हुण्स। और 495 से 510 ईस्वी तक भानुगुप्त का शासनकाल चलता है और गुप्त साम्राज्य का अंत हो जाता है यहाँ पे फाइनली। तो कहाँ से शुरू हुआ आप देख रहे हो, गुप्त साम्राज्य वाला गुप्त वंश का प्रारंभ होता है, फिर समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त, स्कंदगुप्त, है ना। ये पूरी क्रोनोलॉजी को एक बार आपको अच्छे से याद करना है। मगध के परवर्ती गुप्त शासकों का उत्कर्ष होता है, और 606 से 641 तक थानेश्वर एवं कन्नौज के शासक हर्षवर्धन द्वारा पूर्वी भारत में साम्राज्य विस्तार। और वहीं 635 ईस्वी में चीनी यात्री युआन चुआंग का भारत आगमन होता है, ये आपको याद रखना है। चीनी यात्री युआन चुआंग भारत कब आता है, 635 ईस्वी में। और 673 ईस्वी में इत्सिंग भारत आता है, 673 ईस्वी। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये दोनों चीज़ें। तो देखो आपको पूरी एंशिएंट हिस्ट्री की क्रोनोलॉजी मिल गई। हड़प्पा सभ्यता, ऋग वैदिक काल, लेटर वैदिक पीरियड, महाजनपदास, फिर गौतम बुद्ध, जैन, है ना, फिर आपका रघुवंश, ये सब चीज़ें आपको करके क्रोनोलॉजी पूरी आपको याद करनी पड़ेगी, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब शुरू होता है बिहार के मध्यकालीन इतिहास। तो मिडिवल हिस्ट्री बिहार की देखते हैं, पाल वंश से शुरू करते हैं, पाल वंश। तो उत्तर भारत में हर्षवर्धन के पतन और बंगाल क्षेत्र में शशांक के पतन के बाद बिहार और बंगाल क्षेत्र में एक शक्तिशाली वंश के रूप में पाल वंश उभर के आता है ना। और पाल वंश का जो संस्थापक होता है, आपको याद रखना, गोपाल होता है। और 750 से 770 ईस्वी तक ये शासन करता है गोपाल। बंगाल के सामंतों और आम जनता के द्वारा गोपाल को शासक चुना जाता है। तिब्बती इतिहासकार तारानाथ के अनुसार अगर देखें तो गोपाल पुंड्रवर्धन जो है, गोपाल पुंड्रवर्धन बोगरा जिले के क्षत्रिय कुल का था। इसने बिहार में अपना शासन शीघ्र ही विस्तृत किया है। गोपाल के बाद धर्मपाल जो है वो शासक बनता है 770 से 810 ईस्वी तक। कौन? धर्मपाल। इसने 8वीं शताब्दी के अंतिम चतुर्थांश में कन्नौज पर आक्रमण करता है और चक्र युद्ध को कन्नौज का शासक नियुक्त करके एक भव्य दरबार का भी आयोजन करता है। कौन? गोपाल के बाद धर्मपाल जो शासक बनता है, और उत्तरापतन स्वामीन की उपाधि धारण करता है। कौन सी? उत्तरापत स्वामीन, ठीक है। कौन? धर्मपाल।
अब गुजरात के कवि सूत की अगर देखें तो उन्होंने 11वीं सदी में अपनी रचना उदय सुंदरी में, किसमें, उदय सुंदरी में, धर्मपाल को उत्तर का स्वामी कहा है और धर्मपाल को प्रतिहार शासक वत्सराज एवं राष्ट्रकूट शासक ध्रुव ने भी पराजित किया है। अरब यात्री सुलेमान ने राष्ट्रकूट एवं प्रतिहार वंश के सभी शासकों में देवपाल को सर्वश्रेष्ठ माना है। तो ये लाइन आपको याद रखनी है, किसको माना है, देवपाल को। अब देवपाल की मृत्यु के बाद जो है मिहिर भोज और महेंद्रपाल के शासनकाल में प्रतिहारों ने जो उत्तर प्रदेश और बिहार के अधिकांश क्षेत्र वहाँ पे अधिकार कर लेते हैं। ठीक है, कौन, प्रतिहार। 11वीं शताब्दी में फिर महिपाल प्रथम जब शासक बनता है 11वीं शताब्दी में, फिर वो पाल वंश का द्वितीय संस्थापक कहा जाता है। पाल वंश का द्वितीय संस्थापक किसको कहते हैं, महिपाल को। और महिपाल ने समस्त बंगाल और मगध के क्षेत्रों पर अधिकार कर लेता है, लेकिन उसके उत्तराधिकारी कमज़ोर साबित होते हैं, तो ताकि वो उस राज्य को आगे नहीं बढ़ा पाते हैं। और वहीं रामपाल की मृत्यु के बाद देखें अगर, तो गहड़ वालों ने भी बिहार पे शाहाबाद और गया तक अपने साम्राज्य का विस्तार कर लिया और सेन जो शासक थे, विजय सेन वगैरह, बंगाल सेन ने भी अपनी सत्ता का विस्तार करते हुए गया के पूर्व तक अपना नियंत्रण कर लिया। मतलब बंगाल से ही सटा हुआ एरिया, तो उधर तक अपना आक्रमण कर लेते हैं। और इस समय तुर्कों के आक्रमण बिहार में 12वीं शताब्दी के अंत तक आरंभ हो जाते हैं। फिर टर्किश आक्रमण होने लगते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब आता है कर्नाट वंश। कर्नाट वंश की बात करते हैं तो भारत पर तुर्क आक्रमण 2 चरणों में होता है। एक तो महमूद गजनवी जब करता है और दूसरा मोहम्मद गौरी जब करता है। 2 चरणों में होता है। और इस समय जो बिहार होता है उस पर पाल शासक रामपाल का शासन होता है। अब रामपाल के समय ही गंगा के उत्तरी मैदान में तिरहुत क्षेत्र में कर्नाट वंश का उदय हुआ है। और इस वंश का संस्थापक कौन होता है, नान्यदेव। कौन होता है, नान्यदेव। 11वीं सदी में मिथिला के शासक जो होते हैं नान्यदेव का सिमराव से प्राप्त पाषाण लेख से भी पता चलता है। किससे, सिमराव से प्राप्त होता है पाषाण लेख, उससे। अब उसने ही कर्नाट वंश की स्थापना की थी। अब इस वंश की जो जानकारी है वो दरभंगा जिले के भीत भगवानपुर से, कहाँ, भीत भगवानपुर से प्राप्त मालदेव के लेख से मिलती है ये। और वहीं नान्यदेव ने कर्नाट वंश की जो राजधानी है, क्या है थी कर्नाट वंश की राजधानी, सिमरावगढ़। क्या थी, सिमरावगढ़। किसने बनाई थी, नान्यदेव ने। ये पॉइंट ज़रूर याद रखिएगा कि सिमरावगढ़ राजधानी किसने बनाई, कर्नाट वंश की राजधानी नान्यदेव ने। और कर्नाट शासकों के शासनकाल को मिथिला का स्वर्ण युग कहा जाता है। ये फ्रेज आपको याद रखनी है। मिथिला का स्वर्ण युग किसको कहा जाता है, कर्नाट शासक के शासनकाल को। अब वैनवार वंश के शासनकाल का मिथिला में स्थिरता रही और उसकी प्रगति भी होती है। तो आपको सबसे ज़्यादा ये ज़रूर याद रखना है। फिर बात करें दिल्ली सल्तनत के प्रांतपति जो बिहार एवं बंगाल के क्षेत्र में नियुक्त होते हैं, कर्नाट शासकों से नजराना प्राप्त करते थे और इस क्षेत्र पर अधिकार जो था गयासुद्दीन तुगलक के बंगाल अभियान के क्रम में हुआ। किसके, गयासुद्दीन तुगलक के अभियान के दौरान। और वहीं उस समय तिरहुत का जो शासक था हरि सिंह देव था तिरहुत का शासक। एक सेकेंड। और ये तिरहुत वही बिहार में जो था, फिर तुर्क सेना के आक्रमण का सामना कर नहीं पाता और नेपाल की तराई में पलायन कर जाता, भाग जाता उधर। और इस प्रकार उत्तरी एवं मध्य बिहार के क्षेत्रों का आपस में विलय भी हो जाता है। फिर कर्नाट वंश का जो अंतिम शासक है हरि सिंह, कौन, हरि सिंह, ये होता है अंतिम शासक। कर्नाट वंश का अंतिम शासक कौन होता है, हरि सिंह। 1378 ईस्वी तक कर्नाट वंश का पूर्णतः अंत हो जाएगा। अंतिम शासक याद रखना हरि सिंह। और हरि सिंह देव एक महान समाज सुधारक के रूप में भी सक्रिय रहता है। उसी के समय में जो पंजी प्रबंध का विकास भी होता है, पंजी प्रबंध। अब आपको अगर याद हो पंजी प्रबंध क्या होता है, तो जो मिथिला है, मतलब भारत और नेपाल दोनों ही में, ब्राह्मण और जो मैथिल होते हैं उनके जो कायस्थ समुदाय हैं उनकी लिखित वंशावली, मतलब एक जो समुदाय होता था ना इनका कर्ण का, ये कर्ण वंश का, वो एक लिखित वंशावली तैयार कर लेते थे, उसी को बोलते थे। ठीक है। फिर चंदेश्वर हरि सिंह के जो मंत्री हैं महामत्तक और सांदी विग्रहक थे। विद्यापति के जो पिता हैं राजा गणेश्वर के सभा पंडित एवं राजमंत्री भी थे, जिन्होंने गंगा भक्ति और तरंगणी नामक पुस्तक की रचना की है। गंगा भक्ति और तरंगणी, ठीक है, राजा गणेश्वर के सभा पंडित। ठीक है। अब फिर सेन वंश की बात आती है। सेन वंश की देखते हैं। पाल वंश के पतन के बाद जो सामंत सेन है उसके नेतृत्व में सेन वंश की स्थापना होती है। किसके नेतृत्व में, सेन वंश की स्थापना होती है, सामंत सेन। सामंत सेन पालों के अधीन एक सामंत होता है। और हेमंत सेन के समय सेन वंश पूरी तरह से स्वतंत्र भी हो गया है। ठीक है, हेमंत सेन के समय। और वही विजय सेन, वल्लाल सेन, कौन कौन, विजय सेन, वल्लाल सेन, लक्ष्मण सेन, ये सब शासकों ने बिहार एवं बंगाल क्षेत्र पर शासन भी किया है। वहीं विजय सेन इस वंश का जो था एक शक्तिशाली शासक होता है। सेन वंश का सबसे शक्तिशाली राजा कौन होता है, विजय सेन। ठीक है। विजय सेन की जानकारी जो है वो देवपाड़ा जो कि बंगाल में, उसके ताम्रपत्र से मिलती है। जो एक ताम्रपत्र लेख है देवपाड़ा, उससे मिलती है विजय सेन की जानकारी। कहाँ पे है ये, बंगाल में है। विजय सेन ने कर्नाट वंश के शासक जो नान्यदेव थे उनको पराजित भी करते हैं ये, और वह शैव धर्म का अनुयायी होता है। ठीक है। अब उसने दान सागर, अद्भुत सागर,
नामक 2 पुस्तकों की भी रचना की है। विजय सिंह ने कौन कौन सी पुस्तक लिखी है? धान सागर और अद्भुत सागर। ठीक है। अब सेन वंश का अंतिम शासक कौन था भैया? लक्ष्मण सेन। कौन था? लक्ष्मण सेन अंतिम शासक। और इससे ऊपर का भूल गए होगे मुझे लगता है। कर्नाट वंश का अंतिम शासक कौन था दोस्तों? हरि सिंह था। ठीक है। और सही सेन वंश का अंतिम कौन था? लक्ष्मण सेन। याद रखते रहो थोड़ा थोड़ा, और चाहो तो इसको क्रिस्प करके छोटे फॉर्म में लिख लेना नोट्स बना के। फिर गीत गोविंद के जो लेखक थे, जैसे जयदेव लक्ष्मण सेन के दरबार में ही रहते थे। लक्ष्मण वैष्णव धर्म का अनुयायी था। ठीक है। अब सेन शासक ने अपनी राजधानी जो है वो नादिया और लखनौती में स्थापित की थी। नादिया और लखनौती। सेन शासकों ने गया तक के क्षेत्र को जीत लिया था, जिसमें गढ़वाल शासक जो थे गोविंद पाल से संघर्ष करना पड़ा था। सेन लोग जीत जाते हैं, पर किससे संघर्ष करना पड़ता है? गोविंद पाल से। जिस समय बिहार बंगाल क्षेत्र में लक्ष्मण सेन का शासन था, उस समय तुर्क कौन आक्रमण कर रहा था? मोहम्मद गौरी का सेनापति बख्तियार खिलजी का सैन्य अभियान पूर्वी भारत में बिहार बंगाल तक चल रहा था। ठीक है। तो आपसे ऐसे पूछ सकता है कि जब बख्तियार खिलजी का सैन्य अभियान चल रहा था तो उस समय कौन सेन राजा था? तो लक्ष्मण सेन था। ठीक है। बख्तियार खिलजी ने लक्ष्मण सेन को पराजित भी करा है और इस क्षेत्र को तुर्क को अधीन भी ले गया था। तो लक्ष्मण सेन को हरा देता बख्तियार खिलजी। ठीक है। अब बिहार पर तुर्कों के आक्रमण की बात करें तो मोहम्मद गजनी, फिर मोहम्मद गौरी, ये सब चलते हैं। तो भारत में मोहम्मद गौरी के जो 3 सेनापति विजय अभियान चला रहे थे, उसमें जो इसका एक सेनापति था इख्तियार अल-दीन बख्तियार खिलजी, है ना, बख्तियार खिलजी। सबसे पहले बिहार में 1198 में उदंतीपुर को जीतता है। कहाँ जीतता है? 1198 में उदंतीपुर को। और वहाँ स्थापित जितने भी शिक्षण संस्थान, नंदा विश्वविद्यालय, तो उसको इतना बुरा नष्ट करता है, मतलब उसको कहते हैं कि कितने टाइम तक उसमें जो किताबें थी वो जलती रही थी ना, पूरा नष्ट कर देता है उसको बख्तियार खिलजी। अब बख्तियार खिलजी पूर्वी भारत में बिहार बंगाल तक अपना अभियान भी चला रहा था, है ना, कि पूरा कब्जा करेंगे, सब तोड़ेगा, मंदिरों को तोड़ता था, लूट करता था। और बख्तियार खिलजी को गाजी इख्तियार के नाम से भी जानते थे, गाजी इख्तियार। बिहार में तुर्क सत्ता की स्थापना का श्रेय इसी को जाता है, बख्तियार खिलजी। काफ़ी क्रूर शासक था ये, मतलब सेनापति था उसका। जिस समय बख्तियार खिलजी ने बिहार बंगाल क्षेत्र पर आक्रमण किया, सेन वंश का शासक कौन था? लक्ष्मण सेन था। और पाल वंश का शासक इंद्रुद्युम्न पाल था। कौन था? इंद्रुद्युम्न पाल। ये दोनों चीज़ें याद रखनी है आपको, सेन वंश का शासक और पाल वंश का शासक। ये आपसे पूछ सकता है, जो उसका विरोध करते हैं पर हरा देता है वो। वहीं 1203 से 4 ईस्वी में लक्ष्मण सेन की जो राजधानी नादिया पर आक्रमण करता है और उसको भी पराजित कर देता है। बख्तियार खिलजी ने बिहार और बंगाल के क्षेत्रों को जीतकर एक प्रांत के रूप में गठित कर देता है और लखनौती को राजधानी बनाता है। और बख्तियार खिलजी की फिर हत्या जो है अली मर्दान खिलजी द्वारा 1206 में हो जाती है। कौन करता है? अली मर्दान खिलजी। बख्तियार खिलजी के बाद इस क्षेत्र में मोहम्मद गौरी का जो दूसरा सेनापति था, कुतुबुद्दीन ऐबक नहीं, जो स्लेव डायनेस्टी बाद में बनाएगा गुलाम वंश, वो इसको देखता है, मैनेज करता है। 1206 में मोहम्मद गौरी की जब मृत्यु हो जाती है, उसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली में स्वतंत्र तुर्क की स्थापना कर लेता है और खुद लाहौर से शासन करता है। खुद कभी दिल्ली नहीं आता है, राजधानी भी लाहौर ही बनाएगा। पढ़ा होगा आपने इसको, दिल्ली सल्तनत के नाम से जाना जाता है। बाद में इल्तुतमिश दिल्ली करेगा उसको। बिहार बंगाल का क्षेत्र जो है बख्तियार खिलजी की मृत्यु के बाद प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से दिल्ली सल्तनत के अधीन आ जाता है और फिर मतलब मुगलों का शासनकाल यहाँ से शुरू हो जाता है दोस्तों। ठीक है। तो यहाँ तक फिर अब बिहार में दिल्ली सल्तनत आ गई। अब इसके आगे हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियो में पूरा दिल्ली सल्तनत का क्या क्या रूल रहेगा मध्यकाल वगैरह में, ये सब देखेंगे। इसके बाद अफगान शक्ति कैसे उभरेगी, फिर है ना, सूर्यवंश वगैरह, तो ये सब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है। तो अच्छे से इसको पढ़िए, क्रिस्प कर लीजिए और छोटे छोटे बुलेट पॉइंट्स में अगर आप चाहते हैं इसको, तो और अच्छे से लर्न हो जाएगा।